हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने परिवार यूडी रोजगार में। आज का क्लास आप सभी को रेशियो का क्लास नंबर 3 होने वाला है और इस क्लास में यह सीरीज चलाया जा रहा है जो कि एसएससी का प्रीवियस ईयर प्रश्न 2020, 21, 22 और 23 में जितने भी एसएससी प्रीवियस ईयर प्रश्न होता है, जितने भी एसएससी ने कंडक्ट कराया है एग्जाम, उसका प्रश्न पत्र यानी रेशियो का इस क्लास के माध्यम से, इस सीरीज के माध्यम से चलाया जा रहा है। ठीक है। और इस क्लास में आप सभी को देखने को मिलेगा एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल और एसएससी सीजीएल का प्री मेंस सभी प्रश्नों को आप लोग यहाँ से तहस नहस करने की तरीका और ट्रिक सीखोगे। ठीक है। और आप सभी को यह प्रश्न रामबाण के तरह साबित होगा आपका एग्जाम हॉल में और प्रश्न पत्र को सोल्यूशन करने में, क्योंकि यहाँ जब आप लोग प्रीवियस ईयर प्रश्न लगाना सीख जाओगे तो इससे जो क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस होगा हाई लेवल तक बूस्ट होगा। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस जग गया तो आप लोग समझ लो कि कितना नंबर इंक्रीज कर पाओगे अपने एग्जाम पेपर में। और यह तब होगा जब आप लोग बार बार प्रैक्टिस करोगे वैसे प्रश्न पे जो प्रीवियस ईयर हो, यानी कि एग्जाम के पैटर्न पे आधारित हो। और इसी कारण आप सभी को यह क्लास, यह सीरीज चलाया जा रहा है हमारे तरफ से, जो कि प्रीवियस ईयर प्रश्न का। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखो बाबू, पहला प्रश्न समझना। इसमें कर रहा है प्रश्न, यहाँ पे आप सभी को दिख रहा होगा। ठीक है। देखो कर रहा है, एक व्यक्ति का व्यय और बचत 4 और 3 के अनुपात में है। ठीक है। उसकी बचत उसकी आय के 1/5 के बराबर बढ़ जाती है और आय समान रहती है। ठीक है। उसके व्यय और बचत का नया रेशियो क्या होगा, समझना। बहुत ही सिंपल प्रश्न है जो कि देख सकते हो एसएससी सीएचएसएल का 10/3/2023 का शिफ्ट 1 का प्रश्न है। ठीक है। देखो करा यहाँ पे दो व्यक्ति है। ठीक है। एक व्यक्ति है, माफ कीजिएगा, एक व्यक्ति का व्यय और बचत 4 और 3 है। यानी व्यय यानी इसका खर्च और यहाँ पे बचत यानी सेविंग का रेशियो क्या दे रखा है भाई, 4/3। 4/3 है। अब आप सभी को पता होगा, इतना पॉइंट तो जानते होंगे कि खर्च और सेविंग यानी जितना आप लोग खर्च किए हो और जितना आप लोग जमा किए हो, दोनों को जब जोड़ोगे तो क्या निकल के आएगा, तो वह निकल के आएगा क्या, इनकम। यानी आपका इनकम क्या है, तो यानी खर्च और प्लस सेविंग यानी बचत और खर्च को जोड़ोगे तो वह क्या आ जाएगा, सेविंग आ जाएगा। यानी खर्च 4 रुपये करता है, बचाता है 3 रुपया, तो उसका इनकम होना चाहिए 7 रुपया। समझ रहे हो ना। आगे देखो, उसके बाद करा, उसकी बचत उसकी आय के 1/5 के बराबर है। उसकी बचत जो इतना है ना, उसकी आय के 1/5 के बराबर बढ़ जाता है। अब देखो 1/5 के बढ़ जाता है तो यहाँ पे आप लोग मान लो 30, यहाँ पे एक एक जीरो बैठा देते, देखो 30, 40, 70 हो गया। अब आप लोग समझना कि उसकी बचत यानी उसकी जो बचत है उसकी आय का यानी 70 का 1/5 क्या होता है, बढ़ जाता है इसमें। तो देखो ये क्या होगा, 14×5 का 70, यानी 14 जो है ना उसके सेविंग में बढ़ जाता है। यानी 30 और 14 क्या होगा, तो 44। ये 44 जो हुआ वह क्या हो गया, तो नया सेविंग यानी नया बचत हो गया। अब प्रश्न क्या करा है बाबू कि इतना बढ़ जाता है। ठीक है। और आय समान रहती है। और देखो उसका आय यानी उसका आमदनी जो पहले 70 था ना, वह अभी भी समान है। यानी अभी भी क्या है, तो अभी भी 70 ही है। ठीक है। अब देखो हमारी बातों को समझना कि उसकी आमदनी 70 है। ठीक है। पहले भी 70 था, लेकिन पहले 40 रुपया खर्च करता था तो 30 रुपया जमा करता था। लेकिन अब वह 44 रुपया जमा कर रहा है तो खर्च कितना करेगा, और उसका आमदनी 70 रुपया, तो आमदनी 70 रुपया है जिसमें वह 44 रुपया जमा कर देता है अपने भविष्य के लिए, तो वह खर्च करता होगा 26 रुपया। अभी तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 70 आएगा। समझो ना। अब प्रश्न क्या कर रहा है बाबू, अब प्रश्न समझना, कर रहा है कि उसके व्यय यानी उसके खर्च और उसके बचत यानी उसके बचत का नया रेशियो क्या होगा, यानी इन दोनों का रेशियो जो नया रेशियो होगा वह क्या होगा। तो देखो 13 दूना का 26 और 22 दूना का 44 और नया रेशियो क्या आ गया, खर्च का और बचत का। तो बोलोगे सर 13/22 आया, जो कि आपका राइट आंसर होगा
कौन सा ऑप्शन होगा बाबू? तो देखो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है, यानी क्या होगा राइट आंसर? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। इस तरह से आप सभी को राइट आंसर पता करना होगा, जो कि एसएससी CHSL का प्रश्न है। समझ रहे हो? किसी भी विद्यार्थी को कोई डाउट नहीं है। इस तरह से सिंपल तरीका से आप सभी को समझाने की कोशिश करते हैं स्टेप बाय स्टेप। इसलिए एक भी व्यक्ति, एक भी स्टूडेंट को 1% यानी 0.009% भी यहाँ पे ऐसा ना हो कि समझ में ना आए, यानी 100% सभी विद्यार्थी को समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न समझना क्या कर रहा है आप सभी के लिए, समझो। देखो 2 नंबर का प्रश्न देखो क्या कर रहा है बाबू। कर रहा है आनंद और भरत की वार्षिक आय 3 और 5 के अनुपात में। देखो यहाँ पे 2 व्यक्ति है, एक आनंद है, एक भरत है। और यह प्रश्न देखो एसएससी फेज 11 28/6/2023 का प्रश्न है। ठीक है, अब देखो कर रहा है आनंद और भरत का वार्षिक आय 3 और 5 में। यहाँ पे 2 व्यक्ति है, एक व्यक्ति को मैं मानता हूँ ये आनंद है और यहाँ पे VHR यह भरत है। ठीक है, इतना समझो। अब कर रहा है आनंद और भरत की वार्षिक आय 3 और 5 है, यानी इसको मानो 3x और इसको मानो 5x। ठीक है, इसका क्या हो गया? आय हो गया। अब कर रहा है कि उसका वार्षिक व्यय 1 और 3 के अनुपात में। देखो उसका वार्षिक व्यय यानी खर्चा जो है ना, आय इतना है और खर्चा कर रहा है 1 और 3 के अनुपात में है। यदि उसमें प्रत्येक व्यक्ति के वर्ष के अंत में 10,000 की बचत करता है। देखो 10,000 का बचत करता है, 10,000 का बचत करता है, दोनों कितना करता है? 10,000 का बचत करता है, तो उसका वार्षिक व्यय 1 और 3 में हो जाएगा। तो अब बोलोगे सर बचत करता है तो -10,000 दोनों में किस प्रकार से घटा दियो, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया है। तो समझो, देखो समझना बाबू, यहाँ पे क्या होता है, अगर हम इनकम में खर्च को घटाएंगे तो क्या आएगा? सेविंग आएगा। जैसे आपका आमदनी मान लो कि 5 रुपया है, ठीक है, यानी मान लो कि आपका आमदनी 5 रुपया है और 5 रुपया में 2 रुपया खर्च कर देते हो समोसा पे, तो कितना बचता है? तो 3 रुपया बचता है ना। वही तो कह रहा है कि ये जो है ना, इसका आनंद का आमदनी है, ये भरत का आमदनी है, और इतना आमदनी में एक 10,000 रुपया का बचत करता है, यानी 10,000 रुपया बचत करता है। यानी आमदनी में जब बचत को घटा दोगे, आमदनी में जब आपका जितना भी आमदनी है उसमें आप लोग बचत जितना करते हो उतना घटा दोगे, तो जो खर्च होगा वही ना बचेगा। यानी कि 5 रुपया आमदनी है, आमदनी में आप लोग 3 रुपया सेव कर देते हो, यानी 5 रुपया आमदनी है, 3 रुपया जमा करते हो तो 2 रुपया खर्च करते हो। वही तो करा कि ये दोनों जो है ना आमदनी है, आमदनी में इतना रुपया वह जमा कर देता है तो खर्च इतना करता है। ठीक है, समझ गए हो? देखो आगे क्या कर रहा है भाई, आगे समझो कि इतना रुपया का उसका वार्षिक व्यय है यानी खर्च है, और यदि उसमें से प्रत्येक व्यक्ति के वर्ष के अंत में 10,000 रुपये का बचत करता है। ठीक है, तो कह रहा है तो भरत का वार्षिक आय क्या होगा? अब ये जो भरत बाबू है ना, इनका वार्षिक आय बताना होगा क्या होगा। तो कैसे करोगे? तो वही सिंपल तरीका से करो। आप लोग क्या करो, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। कैसे करोगे भाई? तो इस तरह से यहाँ पे क्या होगा, 9x हो जाएगा और माइनस का 10,000 गुने 3 यानी कि क्या होगा भाई, तो 30,000 होगा, बराबर यहाँ पे 5x हो जाएगा और माइनस का कितना होगा बाबू, तो 10,000 हो जाएगा। अब देखो क्या होगा बाबू, तो देखो यहाँ पे 9x है, इधर 5x है, और ये 5x इधर आ जाएगा, 9x में घट जाएगा, तो 9x में 5x घटाओगे तो क्या होगा, 4x। और ये देखो 30,000 जो क्या है माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 30,000 में जब आप लोग 10,000 को घटाओगे तो क्या आएगा भाई, तो यहाँ पे आ जाएगा 20,000। इस तरह से समझ रहे हो? अब देखो यहाँ पे 4x का मान 20,000 है, तो x का मान क्या हो जाएगा, तो x का मान हो जाएगा यहाँ पे 5,000। क्या हो जाएगा, x का मान 5,000 हो जाएगा। अब प्रश्न क्या कर रहा है, तो अब प्रश्न कर रहा है तो भरत की वार्षिक आय क्या है,
यानी इस भरत का वार्षिक आय देखो क्या है बाबू, तो बोलोगे सर 5x है, और यहाँ पे भरत का निकालना यानी 5x, और x का मान 5000 है, तो 5 इंटू 5000 यानी 5000, यानी 5 पचे का 25, यहाँ पे क्या होगा बाबू, तो 25000। और कौन सा ऑप्शन में दे रहा है, तो देखो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है, जो कि आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए। समझ गए हो? तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो इस तरह से आप सभी को यह प्रश्न क्या था, तो एसएससी फेज 11 का प्रश्न था। चलो अगला प्रश्न पे चलें। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। इसमें क्या कर रहा है, 3 नंबर का प्रश्न आप लोग समझो। देखो 3 नंबर का प्रश्न है, और ये सीजीएल मेंस का प्रश्न है, 8/8/2022 का पूछा हुआ प्रश्न है। समझना कराए ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात 4 और रेशियो 5 में। ठीक है, ए और बी का जो इनकम है यानी आय है 4 और 5 के रेशियो में है। ए तथा बी के मासिक बचत का अनुपात 14 और 19 है। यदि ए तथा बी में से प्रत्येक मासिक व्यय 1200 रुपया है, तो ए तथा बी के मासिक आय के बीच का अंतर कितना होगा। देखो यह प्रश्न उसी प्रकार से है, तो इसको भी कैसे सोल्व करेंगे, उसी प्रकार से करेंगे कि ए और बी का आय का जो रेशियो है 4 और 5 है, यानी कि यहाँ पे ए मानो और यहाँ पे बी मानो। ठीक है, और ए का कितना है इनकम, तो 4x इसको मानो, और बी का कितना है, तो बी का 5 है, यानी 5x मानो। ठीक है, ये क्या हो गया बाबू, तो ये हो गया इनकम। अब कह रहा है कि इस ए और बी में प्रत्येक मासिक व्यय यानी 1200 रुपया है, और वह प्रत्येक यानी जो प्रत्येक साल होता है ना, वह खर्च कितना करता है, तो 1200 रुपया खर्च करता है, यानी इसमें भी 1200, इसमें भी 1200। अब बताओ कि इनकम में जब आप लोग खर्च को घटा दोगे, यानी यह तो इनकम है इसका, यह खर्च है, तो इनकम में खर्च घटा दोगे तो क्या बचेगा भाई, तो सेविंग बचेगा, यानी बचत बचेगा। तो वही तो कर रहा है कि ए तथा बी के मासिक बचत का अनुपात कितना है, तो बचत का अनुपात 14 और रेशियो का 19 है। समझ गए हो? यानी यह आय है, आय में जब आप लोग व्यय को घटाओगे तो उसका बचत आ गया। ठीक है, अब प्रश्न क्या कर रहा है, तो ए तथा बी के मासिक आय के बीच का अंतर, यानी ए और बी के मासिक आय यानी इनकम के बीच का अंतर बताना है कि कितना होगा। तो बस आप लोग क्या करो, तो क्रॉस कर दो। तो देखो 19 चौका 76x हो जाएगा, और माइनस का यहाँ पे 12 गुने 19 करोगे तो कितना होगा, तो 19 दूना 38, और बाकी 1 और बाकी 3 और 19 एकम 19, 19 और 3 22, यानी इतना हो गया 22,800। और बराबर में इधर क्या होगा, 14, इधर 5 है, तो 14 5 का 70x, और इधर का माइनस हो जाएगा, और 14 गुने 1200 करोगे कितना आएगा, यहाँ पे डबल 0 हो जाएगा, और 14 दूना का 28, 2 14 एकम 14, 2 16, इतना आ गया। अब आप लोग क्या करो कि इस 70 यहाँ पे जो है उसको किस तरफ करो, तो ये जो 76x है और ये 70x को इधर लाओगे तो माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा भाई 6x। अब ये देखो जो 22,800 माइनस में है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, और जब 22,800 में आप लोग 16,800 घटाओगे तो क्या बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा 6,000। क्या बचेगा भाई, 6,000 बचेगा। समझ रहे हो ना? अब देखो 6x का मान 6,000 है, तो x का मान क्या हो जाएगा, तो x का मान 1,000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1,000। अब प्रश्न क्या कर रहा है बाबू, तो समझो प्रश्न कर रहा है ए तथा बी की मासिक आय, ए का मासिक आय और बी का मासिक आय के बीच अंतर बताना है। तो देखो ए का मासिक आय 4x है और बी का मासिक आय 5x है, और इन दोनों को अंतर की बात करें तो 5x और 4x को जब आपस में घटाओगे तो कितना बचेगा, x बचेगा, और x का मान तो वही तो 1,000 है, यानी इन दोनों का अंतर जो होगा 5 और 4 का अंतर x, और x का मान जो 1,000 है। और कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, जो आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से क्या करना है, आप सभी को राइट आंसर निकालना है, जो कि सीजीएल मेंस का प्रश्न है। देख सकते हो कितना सिंपल आसान तरीका से आप लोग राइट आंसर पता कर लेते हो। ठीक है,
चलो अगला प्रश्न समझना, यहाँ पे आप सभी से क्या पूछ रहा है। देखो 4 नंबर का प्रश्न समझना कि इसमें आप सभी से क्या कर रहा है। और यह प्रश्न सीरियल 2021 का 20/8 में पूछा हुआ। देखो यह प्रश्न क्या कर रहा है भाई, इसको अभी आप लोग समझना। देखो इस प्रश्न को समझना कर रहा है, ए और बी का मासिक आय जो है ना 4 और 5 के रेशियो में है, उनके मासिक व्यय का अनुपात 3 और 5 है। यदि ए की आय बी के व्यय के बराबर है, ठीक है, तो ए और बी के बचत का रेशियो क्या होगा जो पूछा है। तो देखो यहाँ पे कह रहा है ए और बी के मासिक आय का अनुपात 4 और 5 है, यानी ए और बी का यहाँ पे मासिक आय, यानी यहाँ पे मैं मानता हूँ इनकम, और ए और बी के इनकम कितना है, तो बोलोगे सर 4 और 5 है, यानी कि 4 और रेशियो का 5 है, ठीक है। अब कर रहा है कि उसके मासिक व्यय यानी उसका खर्च, यानी खर्च कितना है, तो खर्च का जो रेशियो है 3 और 8 में, यानी 3 और 8 में इसका खर्च है। अब देखो समझना कि यहाँ पे इनकम है, यहाँ पे खर्च है। अब देखो क्या कर रहा है कि इनका मासिक व्यय इतना है, ठीक है। यदि ए और बी के व्यय के बराबर है, यदि ए की आय, यदि ए की इनकम, ए की आय ये है, ठीक है, बी के व्यय के बराबर है, बी के व्यय यानी बी का व्यय इतना के बराबर है। समझना, ए की इनकम बी के बराबर है, तो ये दोनों बराबर होने के लिए क्या करोगे, ये 8 है तो इसको भी 8 बनाओगे, तो इसमें क्या करोगे 2 गुना करोगे, और जब इसमें 2 गुना करोगे तो इसमें भी 2 गुना करोगे। समझो, अब देखो क्या हो गया, तो यानी कि ए का जो आय है बी के व्यय के बराबर हो गया, ये 8 तो ये भी 8 हो गया। अब प्रश्न क्या कर रहा है समझना, तो ए और बी के बचत का अनुपात यानी सेविंग बताना है कि ए और बी का जो सेविंग है ना वह क्या होगा। तो देखो अगर हम बात करें, समझना सिंपल सा, कि ए का इनकम 8 है और 8 रुपया में 3 रुपया खर्च कर देता है बाबू, यानी 8 रुपया में 3 रुपया वह समोसा खाने में खर्च कर देता है, तो बचता कितना है, तो बचता है 5 रुपया, यानी 5 रुपया वह बचत करता है। उसी प्रकार बी में आ जाओ कि 10 रुपया यहाँ पे उसके पास है और 10 रुपया में 8 रुपया का समोसा खा जाता है, तो वह बचता होगा उसके पास कितना, तो 2 रुपया बचता होगा। कितना बचता होगा, 2 रुपया। और वही तो पूछ रहा है कि ए और बी के बचत यानी ए और बी का सेविंग जो होगा वह 5:2 होगा, जो कि आपका राइट आंसर है। और कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में। किसी भी विद्यार्थी को समझ में ना आए तो मैं फिर से समझाता हूँ। देखो कह रहा है ए और बी के मासिक आय, ए और बी का इनकम 4 है और 5 है, यह रेशियो में दे रखा है। कह रहा है यदि उसके व्यय का अनुपात 3:8 है, यानी उसका खर्च कितना है, 3 और 8 है, ठीक है। अब समझना प्रश्न पे ये पॉइंट याद रखना, कह रहा है यदि ए के आय यानी ए का जो इनकम 4 है और यहाँ पे कह रहा है बी के व्यय के बराबर, बी का व्यय 8 है, तो 4 और 8 बराबर करने के लिए क्या करोगे, 4 में भी 2 गुना करोगे, तभी तो ये 8 हो जाएगा। जब 4 में 2 गुना किए हो तो इसमें भी 2 गुना करोगे, तो ये 10 हो गया, ये 8 हो गया। अब देखो कि जब उसका इनकम 8 रुपया है, खर्च 3 रुपया कर रहा है, तो बचा रहा होगा 5 रुपया। यहाँ पे देखो उसका इनकम 10 रुपया है, 10 रुपये में 8 रुपया खर्च कर रहा है, तो उसका बचा रहा होगा 2 रुपया। और वही पूछा है कि सेविंग का रेशियो, तो 5:2, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो ये 4 नंबर का प्रश्न था, अब 5 नंबर का प्रश्न समझो क्या कर रहा है आप सभी से। इसको मैं मिटा देता हूँ। देखो 5 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है आप सभी से समझो। 5 नंबर का प्रश्न समझना बाबू, और यह प्रश्न आप सभी को बहुत ही सिंपल से समझाऊंगा, बस समझने की कोशिश करना। करा पृथ्वी की पूरी सतह पर भूमि और जल का अनुपात 3 और 5 है। देखो मान लो इसको यह अर्थ है, यह क्या है, अर्थ है, यानी पृथ्वी है, इसको मैं मान लिया, इसको मैं मान लिया क्या, पृथ्वी में मान लिया, ठीक है।
करा पृथ्वी की पूरी सतह पर भूमि और जल का अनुपात 3 और 5 है। इसको मैं मान लेता हूँ पूरी सतह, ठीक है। और इसका रेशियो यानी क्या कर रहा है, भूमि और जल यानी लैंड एंड वाटर का रेशियो कितना दे रखा है, तो 3 और 5 दे रखा है। यानी इस पृथ्वी का पूरा भूमि और जल का रेशियो 3 और 5 दे रखा है, ठीक है। आगे देखो करा उत्तरी गोलार्ध में, यानी इसको मानो ऊपर और नॉर्थ और इधर साउथ, ठीक है, इधर उत्तर और इधर दक्षिण। अब कर रहा है यदि उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी का रेशियो 7 और 9 है, ठीक है। इधर देखो लैंड एंड वाटर का रेशियो क्या है, तो यहाँ पे 7 और 9 है, ठीक है। यहाँ से बीच से मैं इधर कर देता हूँ, इधर नॉर्थ इधर साउथ। तो कह रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और पानी का रेशियो क्या होगा, यानी कि ये जो दक्षिणी गोलार्ध है इसमें लैंड और वाटर का जो रेशियो होगा वह क्या होगा, यह प्रश्न आप सभी से पूछा है। तो कैसे सॉल्व करोगे, तो समझना इस तरह से करोगे कि यहाँ पे देखो पूरा पृथ्वी का रेशियो दे रखा है, ठीक है भाई, और यहाँ पे नॉर्थ का दे रखा है, तो हमें साउथ का निकालना है। तो कैसे करोगे, तो देखो यहाँ पे अब यहाँ पे समझना कि टोटल यानी पूर्ण पृथ्वी का भूमि और जल का अनुपात कितना है, तो बोलोगे सर 3:5, 3:5 पूरा जमीन का अर्थ है, पूरा मतलब कि जमीन का लैंड और क्या है वाटर है। अब जिसमें से यानी उत्तर यानी नॉर्थ में कितना है, तो नॉर्थ में बोलोगे सर नॉर्थ में यहाँ पे 7:9 है, यानी लैंड और वाटर कितना है 7 और 9 है। और हमें साउथ का बताना है कि यहाँ पे लैंड और वाटर का रेशियो क्या होगा। तो अब आप लोग लॉजिक लगाओ कि देखो ये दोनों बराबर बराबर यानी बीच से बांटा गया, यानी नॉर्थ इधर और साउथ इधर, और जिसमें से पूरा का इतना मान है और एक का इतना मान है, तो इतना का मान करने के लिए क्या करोगे, तो देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो पूरा पृथ्वी पर जल और भूमि का मान कितना होगा, तो 5 3 8 होगा, कितना होगा 8 होगा। और यहाँ पे बात करें तो 9 और 7 कितना होगा, 16 होगा, 9 और 7 16 होगा। अब बताओ हमारी बातों को इस तरह से समझो कि यहाँ पे पूरा पृथ्वी है और जिसमें से 2 भाग किया गया है और एक भाग इतना है और दूसरा भाग निकालना है, यानी दोनों बराबर बराबर भाग में बांटा है। तो ये भाग 16 है, तो इसको भी क्या होना चाहिए, इसको भी होना चाहिए 16। और जब ये 16 16 होगा तो पूरा 32 होना चाहिए, तभी तो दोनों को 16 16 बांटोगे। यानी जैसे आपके पास जैसे मान लो कि 4 रुपया है, कितना है 4 रुपया है, यानी कुछ रुपया, मान लो कि कुछ रुपया x रुपया है, और x रुपया की में आपको 2 बहन है, 2 छोटी छोटी बहन है, और 2 छोटी छोटी बहन में एक को 3 रुपया दोगे और दोनों को बराबर बराबर बांटना है। तो एक को 3 रुपया दे दिए हो तो दूसरे को कितना दोगे, तो दूसरे को भी 3 ही रुपये देना है, क्योंकि मम्मी बोलिए दोनों बहन को बराबर बराबर में देना है पैसा। तो एक को 3 दिए हो तो दूसरे को भी 3 दोगे, तो टोटल कितना होना चाहिए, आपके पास 6 रुपया होगा, तभी तो आप लोग दोनों के 3 3 रुपया दोगे। तो उसी प्रकार इसमें समझना, उसी प्रकार से समझना कि एक को दे दिए हो 16 भाग, तो इसको भी होना चाहिए 16। तो जब ये 16 16 होगा तो इसको कितना होना चाहिए 32, और 32 होने के लिए इस 8 में क्या करोगे 4 गुना करोगे। जब इस 8 में 4 गुना करोगे तो देखो 32 हो गया, तो इसमें भी आप 4 गुना करोगे और इसमें भी 4 गुना करोगे, समझो ना। अब देखो समझना, ये क्या है लैंड है, ये वाटर है, और ये लैंड हमें निकालना और वाटर यानी भूमि और जल को निकालना है। तो देखो यहाँ पे अगर वाटर की बात करें तो 4 5 20 है, 20 कितना है वाटर, और यहाँ पे बात करें तो वाटर कितना है, तो देखो 9 है। जब 20 में से 9 इधर वाटर आ गया तो इधर वाटर कितना आना चाहिए भाई, तो 20 यहाँ वाटर है, 20 में 9 इधर चला गया तो इधर वाटर 11 होना चाहिए, समझो ना। उसी प्रकार इधर लैंड की बात करें, भूमि की बात करें, तो भूमि यहाँ पे 4 3 12 है, और 12 में से 7 भूमि इधर आ गया तो इधर कितना बचना चाहिए, तो 12 में 7 भूमि इधर आ गए तो यानी 5 भूमि इधर बचना चाहिए। तो यानी लैंड और वाटर का जो इधर साउथ की तरफ की बात करें, जो प्रश्न पूछा है कि दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और पानी का रेशियो क्या होगा, तो 5:11 होगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इस तरह से आप सभी को क्या करना है, समझना और राइट आंसर का पता करना है, समझो। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, ठीक है। तो
तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, यहाँ पे समझो। कर रहा है, यह प्रश्न आप सभी को CHSL का प्रश्न है। यहाँ पे समझना बाबू, कर रहा है एक परिवार में गेहूं, सब्जियां और तेल का व्यय 12:8:5 के अनुपात में, यानी एक परिवार में गेहूं है, सब्जी है और तेल पर जो व्यय होता है यानी खर्च होता है उसका रेशियो 12, 8 और 5 में। यानी यहाँ पे क्या है, तो गेहूं, सब्जी और तेल। यहाँ पे गेहूं लिखता हूँ और यहाँ पे मैं सब्जी लिखता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ तेल। ठीक है, ये तेल। अब देखो ये गेहूं है, ये सब्जी है और ये तेल है। ठीक है, अब यहाँ पे समझना करा इसका रेशियो 12, 8 और कितना है, तो 12, 8, 5 है। यानी इसका 12 है, इसका 8 है और ये 5 है। ठीक है, अब कर रहा है कि इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 50%, 25% और 40% की वृद्धि हो गया। यानी इसमें कितना वृद्धि हो गया भाई, तो इसमें हो गया 50%, इसमें कितना वृद्धि हो गया, तो इसमें हो गया 25% और इसमें कितना वृद्धि हो गया, तो इसमें हो गया 40%, इसमें 40% हो गया। अब आप लोग सोचो कि जब 12 का 50% वृद्धि करोगे तो क्या करोगे, तो ऐसे कैलकुलेशन डिफिकल्ट होने के लिए यानी हार्ड हो जाने के लिए आप लोग इसको सिंपल करने के लिए क्या करो, तो इसमें 2 जीरो अपने मन से, इसमें भी 2 जीरो और इसमें भी 2 जीरो। अब आप लोग क्या करोगे, तो आसान से निकाल लोगे। अब कर रहा है क्या कि इतना इतना प्रतिशत की वृद्धि हो गया, यानी क्या हो गया, वृद्धि हो गया। अब देखो यहाँ पे कितना है 1200, और 1200 का जब 50% निकालोगे तो कितना आएगा, तो बोलोगे सर 600। उसी प्रकार देखो 800 है, 800 का जब 25% निकालोगे तो क्या होगा, यहाँ पे 200 होगा। इसी प्रकार देखो 500 का जब 40% निकालोगे तो 500 का भी 40% 200 होगा। ठीक है, अब हमें क्या कर रहा है, अब हमें समझना यहाँ पे कर रहा है कि इन वस्तुओं पर परिवार के व्यय में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ। समझो देखो पहले गेहूं पर खर्च था 1200, अब 600 और बढ़ गया, और यहाँ पे सब्जी पे 200 और बढ़ गया, तेल पे 200 और बढ़ गया। और हमें पूछ रहा है कि जो प्रतिशत वृद्धि खर्च पर हुआ ना, वह कितना प्रतिशत वृद्धि बढ़ गया खर्च पे। तो यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, 600, 2 800 और 2 10, यानी 1000 रुपया यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और पहले कितना था, तो 1208, 2000 और 5 यानी 2500। पहले खर्च था 2500। ठीक है, और हमें परसेंट निकालना है यानी 100, यानी परसेंट वृद्धि खर्च निकालना है। तो जितना बड़ा ये और पुराना खर्च और गुने 100 करो। अब 2 जीरो से देखो ये 2 जीरो काटो और 25 से ये काटो, 2500 का 100, यानी वृद्धि प्रतिशत खर्च निकालोगे तो कितना आया, 40% आया, जो कि कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि आपका राइट आंसर है। जो कि कितना वृद्धि हुआ भाई, तो 40% हुआ, बिल्कुल सही आंसर। समझ रहे हो। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, यहाँ पे आप सभी को ये प्रश्न क्या पूछ रहा है। देखो देखो ये 7 नंबर का प्रश्न समझना। कर रहा है यह प्रश्न सीजीएल मेंस का है। कर रहा है बी, सी, डी और ई का वेतन क्रमशः कितना कितना है भाई, तो 2:3:4 और 5 के अनुपात में। ठीक है, करा उसके वेतन में क्रमशः 20%, 30%, 40% और 50% की वृद्धि की गई है। यदि डी का वृद्धि बढ़ा हुआ वेतन से 560 रुपया हो तो बी, सी, डी और ई का वेतन का योग कितना होगा बताना है। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, बी है, सी है, डी है और ई है। बी, सी, डी, ई का वेतन क्रमशः क्या है भाई, 2, 3, 4, 5 है। यानी यहाँ पे इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है और इसका 5 है। ठीक है, अब कर रहा है कि उसके वेतन में क्रमशः 20%, 30% और 40% और 50% बढ़ रहा है। यानी ये क्या है इसका, तो ये इसका
यहाँ पे वेतन यानी इनकम है इतना, ठीक है। अब कह रहा है इसमें 20%, 30%, 40, 50% बढ़ रहा है। तो देखो जब भी आप सभी को इस तरह से छोटे छोटे अंक में वृद्धि परसेंट दे दिया जाए, कितना वृद्धि परसेंट हो रहा है या फिर इतना वृद्धि परसेंट, इतना परसेंट घट रहा है, तो आप लोग कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए आप लोग यहाँ पे अपने मन से दो दो अंक बैठा सकते हो या एक एक अंक बैठा सकते हो। तो अब होंगे 200, 300, 400, 500, ठीक है। अब कर रहा है कि इसमें 20% बढ़ा, इसमें कितना बढ़ा, तो 20% बढ़ा, ठीक है। इसमें कितना बढ़ा भाई, तो इसमें कर रहा है कि 40% बढ़ा, यानी इसमें 40% बढ़ा, और इसमें 30% बढ़ा, इसमें 40% बढ़ा, और इसमें 50% बढ़ा, ठीक है। अब कर रहा है ये है कि यदि डी का बढ़ा हुआ वेतन 560 है, देखो ये जो डी का भाग है ना, इसका बढ़ा हुआ वेतन कर रहा है 560 है। प्रश्न कर रहा है कि डी का बढ़ा हुआ 560 है। अब हमें देखते हैं कितना भाई, तो यहाँ पे देखो 400 है, और 400 का 40% निकालोगे तो क्या होगा, तो 160, 160 होगा। अब 160 आ गया, तो 400 में 160 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 560। तो देखो सही में बढ़ रहा है कितना, 560। तो वही तो कर रहा है कि यदि डी का बढ़ा हुआ वेतन 560 है, देखो 560 आया ना, तो कह रहा है कि बी सी डी ई का मूल वेतन, यानी इसका मूल वेतन का योग, हाँ योग क्या होगा, यानी कि 200 प्लस का 300 और प्लस का 400 और प्लस का 500, यानी मूल वेतन बी सी डी ई का कितना होगा, तो 3 और 2 5 और 5 और 9 और 9 और 5 14, यानी कि कितना हो गया, तो 1400 हो गया। मूल वेतन कितना हुआ, तो 1400, जो कि आपका राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। तो इस तरह से आप सभी को राइट आंसर पता करना है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझना, आप सभी के लिए क्या कर रहा है अगला प्रश्न। देखो देखो 8 नंबर का प्रश्न समझना, इसमें क्या कर रहा है, 48 ग्राम वाले वजन एक अर्ध कीमती पत्थर की कीमत 2,30,400 रुपया है, ठीक है। इनके दो टुकड़ों में विभाजित किया गया है, जिनका वजन 5 और 7 के अनुपात में है। यदि कीमत वजन के वर्ग के समानुपाती है तो हानि कितनी हुई, जो बताना है। तो देखो यहाँ पे दो टुकड़ा है, यानी एक पत्थर का ये टुकड़ा है और एक पत्थर का ये टुकड़ा है, ठीक है। दो टुकड़ा, इसको और बड़ा देखो, ये दो टुकड़ा पत्थर का। अब कह रहा है कि इनका जो रेशियो है ना 5 और 7 है, यानी 5 और 7 के भाग में दो टुकड़ा टूट गया। तो देखो समझना बाबू कि जब यह दो टुकड़ा टूट गया छोटे छोटे में, तो एक बड़ा टुकड़ा होगा, और बड़ा टुकड़ा का मान क्या होना चाहिए, तो 5 और 7, यानी इन दोनों जोड़ने के बाद ये बड़ा टुकड़ा बना होगा। तो 7 और 5 12, ये 12 होगा। तो ये 5 और 7 के रेशियो में है, ठीक है, समझ लो। अब देखो कर रहा है कि यदि कीमत वजन के वर्ग के समानुपाती हो, जो कीमत है ना वर्ग के वजन के समानुपाती, यानी इसका वर्ग 7 का वर्ग क्या होगा भाई, तो 49, और 5 का वर्ग क्या होगा 25, और 12 का वर्ग क्या होगा 144, 144। अब प्रश्न कर रहा है कि यदि अर्ध कीमती पत्थर की कीमत 2,30,400 है, यानी यह किसका दाम है, तो यह दाम कर रहा है कि अर्ध कीमत पत्थर का दाम इतना है। तो कह रहा है यदि कीमत वजन के वर्ग के समानुपाती है तो हानि बताओ। तो देखो ये पूरा का मान क्या है 144, 144 है, और इन दो छोटे छोटे का मान कितना है, तो इसका 25 है, इसका 49 है। अब जब दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा, तो यहाँ पे 9 5 14 और 4 2 6 1 7, यानी दोनों का दाम कितना है यहाँ पे 74 रुपया है, यानी छोटे छोटे का दाम 74 रुपया है, और यहाँ पे पूर्ण रूप का मान कितना है, तो 144। और यहाँ पे पूरा का मान क्या बता रहा है कि पत्थर की कीमत 2,30,400 रुपया, यानी पूर्ण पत्थर का कीमत इतना है, और यहाँ पे पूर्ण पत्थर का दाम कितना है, तो 144, 144 है। अब कर रहा है यहाँ पे कर रहा है कि हुई हानि कितना होगा। तो देखो समझना बाबू कि जब यह पूर्ण पत्थर था ना, एक पत्थर था, तो इसका दाम 144 रुपया है, ठीक है। और जब यह छोटे छोटे भागों में दो भाग में हो गया, तो इसका दाम कितना हो गया 74 रुपया हो गया।
तो हानि कई रुपया का हुआ, तो पहले 144 रुपया था इसका दाम, अब 74 रुपया हो गया, तो हानि कितना हुआ भाई, हानि प्रतिशत हमें तो वही बताना है, हानि कितना हुआ है वही ना करा है कि हानि कितना रुपया हुआ है। तो देखो इतना में इतना घटाओगे, ये 0 और ये 7, यानी 70 रुपये का क्या हो गया, हानि हो गया। अब आप लोग क्या करो, तो इसे कैलकुलेशन करो, तो कितना मरतबा में ये कटेगा, तो देखो कटेगा, इसको काटो 16 से, 16 से 16 चक्का 64, 4 बाकी 6, 16 चक्का 64 और 64 और 6 70, 0 बाकी 7 और 16 कम 16 और 7 7 13 23, यानी 16 मरतबा में कटेगा। अब इसको गुना करो, तो यहाँ पे क्या हो गया, डबल 0, तो यानी एक 0 एक ये 0 आ गया और 2 0 ये हो गया, ठीक है। और 16 गुने 7, 16 सते बरीबोतल से, यानी क्या हो गया, तो यहाँ पे 1,12,000 रुपया की क्या हुआ, हानि हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है वह क्या है, बिल्कुल सही आपका राइट आंसर। यह क्या है, तो सीजीएल एमटीएस का प्रश्न पूछा गया है, समझो। चलो अगला प्रश्न देखो, एक प्रश्न और इसी के आधार पे मैं बताता हूँ, तब आप लोग पूर्ण रूप से समझ जाओगे। देखो देखो यह प्रश्न क्या कर रहा है कि किसी पत्थर का मान उसके भार के वर्ग के समानुपाती, यानी कोई भी यहाँ पे कर रहा है, किसी भी पत्थर का जो मान है वह उसके भार के वर्ग के समानुपाती है, ठीक है भाई। मान लिए कर रहा है रुपये 1,20,000 मूल का एक पत्थर को 2 और 3 के अनुपात में 2 टुकड़े में तोड़ा गया है। देखो वही प्रश्न है, उसी प्रकार से देखो यहाँ पे 2 टुकड़ा मान लिया, एक टुकड़ा और यहाँ पे मान लिया एक टुकड़ा, इन दोनों टुकड़े को मिला के एक टुकड़ा बड़ा बनाया होगा, और छोटे छोटे जो टुकड़ा है ना 2, उसका मान कितना का रहा है, तो 2 और 3 का रेशियो, यानी ये 2 है तो ये 3 है, समझो। तो ये कितना होना चाहिए, ये 5 होना चाहिए ऑटोमेटिक, क्योंकि इसी से टूट के ना ये बना है। तो ये 2 ये 3, तो 3 और 2 5। अब प्रश्न कर रहा है किसी पत्थर का मान उसके भार के, यानी इसका जितना भार है ना, भार के वर्ग के समानुपाती है, यानी जब भार के वर्ग के समानुपाती करोगे तो 3 का वर्ग 9, 2 का 4 और 5 का 25, समझ लो इतना। अब देखो आप लोग समझो कि पूरा पत्थर का यहाँ का मान 25 है और ये छोटे छोटे का मान 4 है, यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 9 और 4 दोनों का 13 होगा, 13 होगा ना। अब देखो प्रश्न क्या करे समझना, तो कर रहा है यहाँ पे दो छोटे पत्थर का कुल मूल्य क्या होगा, और यहाँ पे टोटल मूल्य क्या दे रखा है भाई, तो यहाँ पे देखो कि रुपये 1,20,000 मूल्य का एक पत्थर है, यानी 1,20,000 का ये पत्थर है, और यहाँ पे इसका पूरा मूल्य क्या दे रखा है, तो पूरा मूल्य की बात करें तो यहाँ पे 25 दे रखा है। अब हमसे पूछ टुकड़ों के कुल मान, तो देखो एक छोटे टुकड़े का मूल्य 9 है और एक छोटे टुकड़े का मूल्य 4 है और 9 है, और जब दोनों को जोड़ोगे तो 9 और 4 13 होंगे, यानी दोनों छोटे टुकड़े का मूल्य कितना है, 13 है। अब आप लोग इसे काट दो, तो किस प्रकार से कर सकते हो, तो इस प्रकार से काटोगे, 25 चौका 100 होगा, और फिर 25 अट्ठी का 200, ये हो गया। अब आप लोग इसको गुना करोगे तो कितना आएगा, तो ये 2 0 यहाँ पे आ जाएगा, और 13 8 चलोतल से, यानी 4 यहाँ आ गया 10, और 13 26 39 और 52, 13 चक्का 52 और 52 और 10 62, ये क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया, यानी 62,400, जो कि इन दोनों छोटे टुकड़े का मूल्य है। कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि क्या है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है, समझ लो। तो राइट आंसर क्या निकल के आया, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे, तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना, क्या कर रहा है आप सभी के लिए अगला प्रश्न देखो। देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, यह देखो सीजीएल मेंस का प्रश्न है, जो कि 2022 का पूछा हुआ है। करा एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या और अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात 25 और 4 है। देखो यहाँ पे एक पास हुआ है तो एक फेल हुआ, और इनका रेशियो क्या दे रखा है भाई, तो इनका रेशियो दे रखा है 25 और 4, यानी कि यहाँ पे पास होने वाली संख्या 25x है और फेल होने वाली संख्या 4x है, ठीक है।
अब कह रहा है कि यदि एक और छात्र उपस्थित हुए, एक और छात्र क्या हो गया भाई, उपस्थित हो गया, ठीक है, एक और छात्र उपस्थित हुए और वह उत्तीर्ण हो गया, यानी एक छात्र आया और वह क्या हो गया, पास हो गया, तो एक प्लस हो जाएगा, ठीक है, एक छात्र आया और पास हो गया, और अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या पहले के तुलना में 3 कम थी। तो देखो पहले के तुलना में 3 कम थी, यानी कि यहाँ पे जो है ना कि फेल अनुत्तीर्ण जो हुई ना इतना हुई, और इसके तुलना में 3 कम है, यानी 3 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब बताओ इस तरह से हमारी बातों को समझना कि फेल होने वाली संख्या 3 जब कम होगा तो पास होने वाले संख्या क्या होगा, 3 बढ़ेगा। जैसे आपका क्लास में 20 स्टूडेंट है तो 20 स्टूडेंट में 10 पास हुआ और 10 फेल हुआ, ठीक है, और जब फेल होने वाली संख्या 3 कम जाएगा तो यानी पास होने वाला 3 बढ़ा होगा, तभी तो फेल कम हुआ, समझो ना। उसी प्रकार से यहाँ है, यानी कि क्या हुआ कि 3 फेल होने वाली कम गया तो यानी 3 पास ज्यादा हुआ होगा। अब प्रश्न क्या करा है समझो, कम थे तो उत्तीर्ण छात्रों का अनुपात अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या का 22 और 3 हो जाता है, और इसका अब रेशियो 22 और 3 हो जाता है। कितना हो जाता है, 22 और 3 हो जाता है। तो प्रारंभ में परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या और परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या के बीच अंतर बताना है, यानी इसके और इसके बीच का अंतर बताना है। तो कैसे करोगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे 25 दिया का 75x हो जाएगा, और प्लस का 3 और प्लस का 9, और यहाँ पे क्या होगा 22 का 88x और माइनस का 22 का 66, ठीक है। अब आप लोग क्या करोगे, तो देखो यहाँ पे कितना है 75x और प्लस का 9 3 12 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा 88x और माइनस का 66 होगा। अब आप लोग समझना यहाँ पे 75x है, 75 इधर जाएगा तो कितना होगा, तो 88 में जब 75 आप लोग हटाओगे तो कितना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 13x, और इधर हो जाएगा ये माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस में होगा, तो 6 2 8 और 6 1 7 यानी 78। अब x का मान क्या होगा, तो 13 5 65, 13 6 78, x का मान देखो 6 आ गया। अब प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न कर रहा है बताना है कि प्रारंभ परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों की संख्या और परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले अनुत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों की संख्या का अंतर, यानी पास हुआ देखो 28x और फेल हुआ 4x, तो सॉरी यहाँ पे पास हुआ 25x और फेल हुआ 4x, और इन दोनों का अंतर क्या होगा, यानी पास और फेल का अंतर, तो 25 में 4 जाएगा 21x, यानी अंतर बराबर क्या होगा 21x होगा, और x का मान कितना है 6, तो 21 गुने 6 होगा कितना, 6 कम 6 दूना 12 126, यानी आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर, समझ रहे हो। तो इस तरह से आप सभी को यह प्रश्न एसएससी सीजीएल मेंस का था। तो आज का क्लास यहीं तक होगा, और जल्द ही मिलेंगे अगले क्लास में जो कि कल होगा, और आप सभी को एक क्लास और होगा जो कि रेशियो का होगा, यानी बोला था 3 से 4 क्लास होगा, जो कि हमारे पास जितना भी प्रीवियस ईयर प्रश्न है उसका सोल्यूशन कराना है। तो यह रेशियो का 3 क्लास हो गया, अगला क्लास और होगा 1 क्लास। तो आप लोग जो न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, साथ ही टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां भी ज्वाइन हो जाना, और प्यारा सा एक कमेंट जरूर करना कि आप सभी को यह क्लास कैसा लगा और